आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची का अमेरिका पर तनकीदी बयान। बोले, ट्रंप पहले दुनिया को रशियन तेल से रोकते थे, अब खुद खरीदने की दरख्वास्त करते फिर रहे हैं। संभल मस्जिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने का हुक्म रद्द कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त तनबीह, कहा कानून और अमन निभा नहीं सकते तो ओहदा छोड़ दो। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ईरान से कश्मीरियों की यकजहती का किया इजहार। दुआ की अपील करते हुए एहतजाज में गिरफ्तार लोगों की रिहाई का किया मुतालबा। ईरान का अमेरिका और इसराइल को एक जैसा करार देने का सख्त मौकिफ। IRGC की ट्रू प्रॉमिस 4 मुहिम की मुसलसल हमले जारी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का इल्जाम। बोले, बीजेपी हुकूमत अपने मफादात के लिए हिंदुस्तान की ज़राअत कुर्बान कर रही। और 6 महीने बाद सोनम वांगचुक को बड़ी राहत। मरकज ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत फौरन खत्म कर दी। लद्दाख में गुफ्तगू का रास्ता खुलने की कोशिश। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल, सनत नगर, श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से हफ्ते के दिन ही यूनाइटेड स्टेट्स पर सख्त तनकीद की गई है और कहा गया है कि अमेरिका अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें कि हिंदुस्तान भी शामिल है, उससे रूसी तेल खरीदने की दरख्वास्त करता फिर रहा है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि कुछ महीने पहले तक अमेरिका हिंदुस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वो रशिया से तेल की दरामद बंद कर दे, लेकिन अब ईरान के साथ 2 हफ्तों से चल रही जंग के बाद व्हाइट हाउस खुद दुनिया से कह रहा है कि रशियन तेल खरीद लो। अरागची की जानिब से यूरोप के ममालिक पर भी तनकीद की गई और कहा गया कि उन्होंने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की हिमायत की, इस उम्मीद में कि बदले में अमेरिका उन्हें रशिया के खिलाफ मदद देगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप का ये सोचना है कि ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत करने से अमेरिका उनके साथ देगा। निहायत ही ये अफसोसनाक बात है। इसी दरमियान मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के बावजूद ईरान ने 2 हिंदुस्तानी परचम वाले गैस के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये रास्ता दुनिया भर में तेल और गैस की तिजारत के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब का तेल लेकर आने वाला एक और जहाज भी इसी रास्ते से गुजरता हुआ हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। वाज़ेह है तो इससे पहले मोहम्मद फतहाली, जो कि इंडिया में ईरान के सफीर भी हैं, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि ईरान हिंदुस्तान जाने वाले जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए महफूज इजाज़त दे देगा। उन्होंने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान पुरानी दोस्ती के रिश्ते और मुश्तरका मफादात हैं। फतहाली की जानिब से कहा गया कि ईरान और हिंदुस्तान दोस्त हैं और दोनों ममालिक का मुस्तकबिल और मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ ईरान की तकलीफ है और ईरान के लोगों की तकलीफ हिंदुस्तान की तकलीफ है, इसलिए दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे क्योंकि उनका मुस्तकबिल और मफादात मुश्तरका हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उत्तर प्रदेश हुकूमत के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें कि संभल की एक मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की तादाद को महदूद कर दिया गया था। कोर्ट ने सख्त अल्फाज में कहा है कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी इबादत के हक की हिफाजत करना है, ना कि कानून और अमन संभालने में नाकामी की वजह से लोगों के मजहबी हकूक को कम करना। यह फैसला 2 रकुनी बेंच ने सुनाया है, जिसमें कि जस्टिस अतुल श्रीधारन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन शामिल रहे थे। कोर्ट ने संभल के पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला कलेक्टर पर भी सख्त तनकीद की। बेंच ने कहा कि अगर मकामी इंतजामिया को यह लगता है कि वो कानून और अमन बरकरार रखने के लिए नमाजियों की तादाद कम किए बगैर अपना काम नहीं कर सकते हैं, अमन कायम नहीं रख सकते, तो फिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए या फिर संभल से तबादला मांग लेना चाहिए। कोर्ट ने वाज़ेह कहा है कि अगर अफसरान खुद को कानून नाफज करने में नाकाबिल समझते हैं तो उनका ओहदे पर रहना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि रियासत पर दस्तूरी फर्ज है कि हर कौम को अपनी इबादत मुकम्मल सुकून और अमन के साथ करने का हक दिया जाए। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर इबादत किसी भी जाती या खुसूसी जगह पर हो रही हो तो उसके लिए रियासत से पहले से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि पहले भी यह वाज़ेह किया जा चुका है कि जाती मलकियत पर इबादत करना लोगों का बुनियादी हक है और इस पर पाबंदियां लगाना दुरुस्त नहीं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से हफ्ते के दिन ही श्रीनगर में एक सहाफ़ी मुलाकात के दौरान ही ईरान की अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया और मरकजी हुकूमत से अपनी ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने बताया कि पार्टी के साबका रुकन असेंबली का एक इजलास हुआ जिसमें कि एक करारदाद पास की गई जिसमें ईरान की हिमायत का इजहार किया गया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कश्मीर के लोगों की भी तारीफ की गई कि उन्होंने ईरान की अवाम के हक में पुरअमन एहतजाज किए। उन्होंने कश्मीर की अवाम से अपील की है कि वो ईरान के लोगों और
اور پوری مسلم امہ کے لیے دعائیں کریں۔ محبوبہ مفتی کی جانب سے کہا گیا کشمیر اور ایران کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رشتے بہت گہرے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام کشمیر تک ایران کے ذریعے ہی پہنچا تھا، جس سے کہ دونوں علاقوں کے درمیان روحانی اور تہذیبی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے مسلم ممالک سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ایران کی مدد اور حمایت کریں، کیونکہ جنگ اور تنازعات سے نہ صرف علاقائی امن متاثر ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور استحکام بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کی انتظامیہ جو کہ لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی قیادت میں چل رہی ہے، ان سے بھی گزارش کی ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ دوبارہ سوچا جائے جو کہ ایران کے حق میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ محبوبہ مفتی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ ابھی تک جیلوں میں بند ہیں انہیں جلد از جلد رہا کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ سونم وانگچک کی حراست ختم کرنے کے فیصلے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم خوشامد ہے، لیکن ایسا قدم پہلے ہی لیا جانا چاہیے تھا، اور جو سونم وانگچک پر NSA لگایا گیا وہ قدم پہلے ہی لینا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ سونم وانگچک ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی کی جانب سے شبیر احمد شاہ کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی بیٹی نے ان کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ عدالتوں تک پہنچ کر انصاف حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے غریب قیدیوں کے پاس اتنی مالی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ قانونی مقدمات لڑ سکیں، اس لیے ایسے لوگوں کو بھی توجہ اور انصاف ملنا چاہیے۔ شبیر شاہ صاحب جو UAPA کے انڈر بند تھے اور ان کی بچی نے بہت تقدم کیا ان کو چھڑانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الٹیمیٹلی جو ان کا حق بنتا ہے اس میں بھی اتنے سال لگے ان کو وہ حق ملنے میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سونم وانگچک کا جو کیس وڈرا کیا ہے، پہلے وہ جو ان کا وہ لا ان کے جو لگا تھا، ان کے خلاف جو قانون سلیب کیا تھا اس کو وڈرا کیا، تو میں تو پہلی بات تو ان کو لگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سونم وانگچک جیسا انسان، جیسا ملک پرست، جس کو ہم کو تو خیر اینٹی نیشنل کہہ کے ہمارے PSA UAPA لگا دیتے ہیں، مگر سونم وانگچک جس نے اتنا کچھ کیا ہے انوائرمنٹ کے لیے، باقی کے لیے، اور BJP کے بہت ہی وہ مداح رہے ہیں، بہت ہی ان کے تعریف کرتے تھے، تو ان کو اس طرح اتنی دیر جیل میں بند کرنا یہ تو پہلے غلط تھا، اب چلیے دیر آئے درست ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ ایران اب یونائیٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کو ایران کے خلاف کیے گئے قدم کے حوالے سے ایک جیسا سمجھتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جنگ شروع کرنے کے لیے غلط راہ پر ڈال دیا اور اب وہ ان کے اثر میں کام کر رہی ہیں۔ غالیباف کی جانب سے کہا گیا کہ جو بھی سنگین جرم ایران کے خلاف کیا گیا ہے اس کے بعد تہران اب امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب علاقے میں تنازع بڑھتا جا رہا ہے اور اسلامک ریولوشنری گارڈ کور لگاتار جواب میں حملے کر رہا ہے۔ ایران کے ریاستی نشری ادارے پریس TV کے مطابق IRGC نے اپنی جوابی فوجی مہم کا 48واں مرحلہ شروع کر دیا ہے، جس سے کہ آپریشن ٹرو پرومس 4 کہا جا رہا ہے۔ اس مرحلے میں اسرائیل اور امریکہ کے مختلف فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملے لبنان کی مقاومتی تنظیم حزب اللہ کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں۔ فوجی ذرائع کے مطابق زیادہ تر نشانے مقبوضہ علاقوں کے شمالی حصے میں کیے گئے تھے، جہاں پر گیلیلی، گولان ہائٹس اور مقبوضہ شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ علاقے میں موجود کئی امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں مختلف قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے، جن میں کی ٹھوس ایندھن والے خیبر سیکن میسائل، نئے ایندھن والے قدر میسائل اور حملہ کرنے والے ڈرون بھی شامل رہے تھے۔ اس سے پہلے ہی جمعہ کے دن IRGC نے اپنی جوابی مہم کا 47واں مرحلہ مکمل کیا، جس میں کہ نیگیو ڈیزرٹ کے علاقے، خاص طور پر نیواتم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ علاقے کے سب سے بڑے ہوائی اڈوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ بیرشیوا، جو کہ ایک اہم ٹیکنالوجی مرکز مانا جاتا ہے، اور لوڈ پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ IRGC نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ العدید ایئر بیس، جو کہ قطر میں واقع ہے اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا مانا جاتا ہے، اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس مہم کے دوران ایران نے کومالا نام کی مخالف تنظیم کے چھپنے پر بھی اس کے مقامات پر بھی حملے کیے۔ ان حملوں میں خیبر شکان اور قدر میسائل کے استعمال کیے گئے تھے۔ وہیں دفاعی موقع پر IRGC نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جمعہ کے دن ہی 5 دشمن جہازوں کو گرایا گیا، جن میں کی آربیٹر 4 ہرمیز اور MQ-9 ریپر ڈرون شامل تھے۔ فوجی ریکارڈ کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران کے دفاعی نظام نے 114 جاسوسی اور جنگجو ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ IRGC نے مقبوضہ علاقوں کے رہنے والوں کو بھی عبرانی زبان میں بھی پیغام بھیجتے ہوئے کہا ہے، اور اس میں سخت دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ وہی پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ جلد ہی ایسے اندھیروں بھرے دن بھی آئیں گے جہاں لوگ موت کی تمنا کریں گے، لیکن انہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔
लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से हफ्ते के दिन हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपने ज़ाती मफादात के लिए हिंदुस्तान की ज़राअत को कुर्बान कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP और अमेरिका के साथ दरमियानी तिजारती मुआहदे के हवाले से उठाए गए सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने यह बयान अपने पैगाम में कहा है और कहा कि उन्होंने लोकसभा में हुकूमत से सवाल किया था कि साल 2021 में किसानों से जो भी वादे किए गए थे कि MSP को C2 के खर्च पर 50% इजाफा करके कानूनी दर्जा दिया जाएगा, अब तक उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि हुकूमत ने सीधा जवाब देने के बजाय सिर्फ अपनी पुरानी MSP पॉलिसी को दोबारा दोहरा दिया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हुकूमत ने यह भी तस्लीम किया है कि उसने रियासतों पर दबाव डाला था कि वो MSP पर दिए जाने वाले बोनस को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कदम को कौमी जिहाद के नाम से ही देखकर ठीक ठहराने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं पेश की। राहुल गांधी ने यह भी सवाल किया है कि हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान होने वाले दरमियानी तिजारती मुआहदे में गैर तिजारती रुकावटों को काम करने की बात कही गई थी। उन्होंने पूछा है कि क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत MSP के निज़ाम और सरकारी खरीदारी को कमजोर करने का इरादा रखती है। राहुल गांधी की जानिब से हुकूमत से इस सवाल का भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं देने की बात कही गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत न सिर्फ किसानों से किए गए वादों को पूरा करने से इनकार कर रही है, बल्कि अपने ज़ाती मफादात के लिए हिंदुस्तान की ज़राअत को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों के हकूक की हिफाजत और MSP को बचाने के लिए अपनी आवाज़ वो बुलंद करते रहेंगे। और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को मरकजी हुकूमत ने हफ्ते के दिन फौरन असर के साथ ही खत्म करने का ऐलान कर दिया। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को तकरीबन 6 महीने पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जब लेह में लद्दाख को रियासती दर्जा देने और दस्तूर के 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल करने के मुतालबे पर शदीद एहतजाज हुए थे। इन एहतजाजों के दौरान ही तशद्दुद भी हुआ था, जिसमें कि 4 अफराद हलाक हो गए और 45 से ज़ायद जख्मी हुए थे, जिनमें 22 पुलिस अफसरान भी शामिल थे। वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया, जो कि एहतजाज शुरू होने के 2 दिन बाद का वाकया था। उन्हें लद्दाख के लेह जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर अमन और निजाम बरकरार रखने की वजह से ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था और बाद में उन्हें जोधपुर की जेल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत के बयान के मुताबिक वांगचुक करीबन अपनी हिरासत की आधी मुद्दत गुजार चुके थे। वहीं मरकजी हुकूमत ने अपने रस्मी बयान में कहा कि लद्दाख में अमन, इस्तेकाम और बाहमी भरोसा पैदा करने के लिए ये फैसला किया गया ताकि तमाम तरफों के साथ ही मानी खेज और तामीरी गुफ्तगू का रास्ता खुल सके। हुकूमत ने यह भी कहा कि इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए और तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही सोनम वांगचुक की हिरासत खत्म करने का फैसला किया गया है। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी बीवी गीतांजलि जे एंगमो की तरफ से दाखिल दरख्वास्त पर समाअत को 17 मार्च तक मुलतवी कर दिया था। हुकूमत ने यह भी कहा है कि लद्दाख में लगातार हड़तालों और एहतजाजों से मुआशरे के अमन पसंद माहौल को नुकसान पहुंचा है और इसका असर तलबा, नौकरी के तलाशकारों, ताजिरों, सयाती काम से जुड़े अफराद और पूरी माशियत पर पड़ा है। हुकूमत के मुताबिक ही लद्दाख की अवाम के मसाइल और ख्वाहिशात को समझने के लिए मुख्तलिफ कौमी रहनुमाओं और मुआशराती नुमाइंदों के साथ मुसलसल बातचीत की जा रही है। इस सिलसिले में एक बाइख्तियार कमेटी भी कायम की गई है, जिसका सरबराह मरकजी वजीर नित्यानंद राय है, ताकि लद्दाख के लोगों के मुतालबात पर गुफ्तगू हो सके। 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक ने अपने पैगाम में कहा था कि लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए सच्ची गुफ्तगू जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कारकर्दगी से पीछे नहीं हटे और लद्दाख के लिए उनकी कोशिश जारी रहेगी। वांगचुक ने यह भी कहा कि उनकी तहरीक हमेशा लद्दाख की हिफाजत, इज्जत और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए बढ़ती रही है और आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले ही 4 फरवरी को बाइख्तियार कमेटी के इजलास में लद्दाख की 2 अहम तंजीमें लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी सोनम वांगचुक की रिहाई का मुतालबा किया था और लद्दाख के मुतल्लिक दूसरे अहम मसाइल पर भी जोर दिया गया था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।